Hello student, today we explain next lecture, second lecture of class 12th chemistry solution. लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने concentration of solution, ठीक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज या डेफिनेशन थी वो सारी चीजें हमने कवर की थी. एक दो न्यूमेरिकल्स भी किए थे मैंने, 2-3 न्यूमेरिकल्स आपको दिए थे कि इंटेक्स क्वेश्चन से सॉल्व करिएगा. आगे उसको मैं कराऊंगा. आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी. ये बेटा अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एनसीईआरटी से थोड़ा सिलेबस से हटके है बट इसको पढ़ के देखते हैं. ठीक, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है. नॉर्मेलिटी एंड एक वर्ड आता है फॉर्मेलिटी, ये भी क्या होता है, इसमें कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, ये चीज हम क्लियर करेंगे. ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी सॉलिड की इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, दोनों चीजें कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. हेनरी लॉ अच्छे से पढ़ेंगे प्लस उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करेंगे. क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी क्या होती है वो समझना है बेटा. नॉर्मेलिटी को हम लिखते हैं कैपिटल एन से. ठीक, कैपिटल एन. पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. डेफिनेशन इसकी होती है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute, gram equivalent of solute per liter of solution, per liter of solution. ध्यान रखिएगा, आपने जब मोलैरिटी पढ़ा था तो यहां पे आपने लिखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी कहीं ना कहीं आपको रिलेशन मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा. तो इनकी वर्डिंग को बहुत अच्छे से फोकस करिएगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलैरिटी थी. यहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो अगर इसको हम फॉर्मूले में देखें तो n इज इक्वल टू आ जाएगा, n इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. क्लियर बेटा? वहां पे हम लोगों ने मोल्स ऑफ सॉल्यूट पढ़ा था. डोंट वरी, जो यहां का टॉपिक है वो चीज अच्छे से समझते हैं. ठीक, अब आपकी बात आती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट. ये चीज हमें क्लियर करना है, ध्यान समझिएगा. वहां पे हम लोगों ने मोल्स ऑफ सॉल्यूट पढ़ा था. अब एक चीज यहां फोकस करिए, हमने पढ़ा था मोल्स इज इक्वल टू, पढ़ा था गिवन मास अपॉन मोलर मास. ये पढ़ा था मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो अगर हम यहां पे इक्विवेलेंट की बात करें, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, सॉरी जस्ट 1 मिनट, सॉरी बेटा, रियली सॉरी. ठीक, यहां पे क्या आया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. क्लियर? अच्छा, अगर हम इस इक्विवेलेंट को ओपन करते हैं, ठीक, इक्विवेलेंट को ओपन करोगे तो आपको मिलेगा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ओपन करोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. आपने जब मोल लिखा था तो मोल इज इक्वल टू क्या था, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. बात एक ही थी. ठीक, वहां पे क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट था या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट था. यहां पे क्या है, इक्विवेलेंट, एन की जगह इक्विवेलेंट है, एन की जगह इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट. यहां पे मॉलिक्यूलर मास है. यहां क्लियर हो रहा था कि मॉलिक्यूलर मास ही हमें निकालना है, यहां पे इक्विवेलेंट वेट है. तो एक नया वर्ड है, उसको भी समझ के देखते हैं. डोंट वरी. अब इस चीज को मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, एन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट weight of solute
मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर बेटा? क्योंकि देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट की जगह आपने क्या रखा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये भी एक फॉर्मूला आपका निकल के आता है। ठीक, अब यहां पे बात आती है कि सर यहां तो मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास हम निकाल सकते थे। ठीक, उनके एटॉमिक मास को ऐड कर देते थे, मॉलिक्यूलर मास आ जाता था। इक्विवेलेंट वेट क्या है? इस इक्विवेलेंट वेट को हमें समझना होगा क्या चीज है, जरा देखिएगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ओके बेटा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब देखिए एक चीज और नई आ गई यहां पे। ठीक, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। सर अभी तक तो इक्विवेलेंट वेट ही नहीं क्लियर हो रहा था, ये क्या है? अब एक चीज और कि मॉलिक्यूलर मास तो समझ में आता है, एन फैक्टर क्या है? डोंट वरी, कुछ नहीं टफ है, बहुत आसान है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस इक्विवेलेंट वेट की जगह पे बताओ ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहां पे। चलिए पुट करके देखते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसे हम लिखते हैं W2 से, बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? अपॉन क्या है? एन फैक्टर। तो अपॉन में अपॉन कहां चला जाएगा? ऊपर, तो यानी ऊपर आएगा, तो यानी एन फैक्टर कहां आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। बोलिए, इनटू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर। क्लियर बच्चों? तो ये है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, जो कि आपका मेन फॉर्मूला, जिसपे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो इसको अच्छे से बॉक्स में करिएगा। अब एक चीज आपको यहां और नहीं मिलेगी, ध्यान से समझिएगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एम आई राइट? ये चीज आपने पढ़ा था। अब ध्यान समझिएगा, मेरी बात अच्छे से सुनिएगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बताओ अगर मैं मोल्स को ओपन कर दूं, इसको ओपन करूं, तो क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही तो होगा, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। बताइए, यही बनेगा ना फॉर्मूला? अब जरा यहां फोकस करिए। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बताइए, ये जो टर्म है, क्या ये टर्म सिमिलर है कि नहीं है? है ना सिमिलर? तो यानी इनडायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। बोल भैया, क्लियर ना? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो ध्यान रखना, यहां भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, इस फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। एक लास्ट आपको बता दूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं, फाइनल एक और लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, क्योंकि बेटा क्वेश्चन किस फॉर्मूले से रिलेटेड होगा ये आपको समझना होगा। ठीक, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मोलैरिटी इनटू जो आपका एन फैक्टर, जो भी मैं अभी कह रहा था कि ये क्या नई चीज है, एन फैक्टर क्या है? तो एन फैक्टर नंबर ऑफ बेसिसिटी अगर आप निकाल ले गए तो आप ये बता सकते हो कि सर एन फैक्टर, मोलैरिटी आपको निकालना आता है, दोनों का मल्टीप्लाई करिए, आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी कि नॉर्मेलिटी कितनी होगी। क्लियर? बात करते हैं एन फैक्टर की। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं कहीं डाउट होता है तो बताइएगा बेटा, कमेंट सेक्शन में लिख के, मैं जरूर नेक्स्ट लेक्चर में जरूर एक्सप्लेन करूंगा उसको। बट अच्छे से समझिए। बात करते हैं नंबर ऑफ बेसिसिटी। अगर आपको क्वेश्चन में जो कंपोनेंट दिया गया वो एसिड है तो आप बेसिसिटी निकालोगे, अगर वो बेस है तो आप एसिडिटी निकालोगे। डिपेंड करता, हो सकता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग एजेंट हो, तो वहां भी अलग अलग केस है। मैंने केवल एग्जांपल दिया कि एन फैक्टर जो निकालना है
कोई भी अगर आपको कंपोनेंट दिया गया, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कंपोनेंट क्वेश्चन में एसिड रखा है, तो एसिड कितने हाइड्रोनियम आयन या कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, वही उसकी बेसिसिटी होती है। तो एन फैक्टर वही होगा। अब जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 अगर मैं यहां पे लिखूं HCl, तो H प्लस Cl माइनस कितने हाइड्रोजन आयन दे सकता है, 1। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1। अगर मैं यहां पे लिखता कि H2SO4 लिख देता, तो आपको पता है ये कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4, तो कितने हाइड्रोजन देगा, 2H प्लस और SO4 डबल माइनस। तो बताइए इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 2। इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 2। क्लियर ना बच्चों? तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा, ये 2 फॉर्मूले आपको बेहतर पता होने चाहिए। क्लियर? एक एग्जांपल करके देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, एज इट इज ऐसे ही नोट्स बनाइएगा। प्लीज अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है बेटा, जरा फोकस सुनिएगा ध्यान से। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ कास्टिक सोडा containing 1 gram of NaOH in 100 ml of 100 ml per 100 ml, sorry, NaOH per 100 ml। क्लियर? ये क्वेश्चन है बेटा। चलिए कह रहा है कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप खुद से ट्राई करके सॉल्व करिए। ठीक, आप खुद से कॉपी पेन लेके, मैंने आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला बताया, आपको नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बताया, अब आप निकाल के बताइए आंसर कितना आ रहा है, फिर मैं सॉल्व करता हूं। चलिए आप इसको पॉज कर दीजिएगा, आप खुद से सॉल्व करने के बाद फिर प्ले करिएगा, फिर आंसर देखिएगा। मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। गिवन में देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो NaOH ही होता है। मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया गया है 1 ग्राम। वेरी गुड। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जिसको हम M2 से लिखते हैं, तो आपको पता है सोडियम का मास नंबर होता है 23, सोडियम का मास नंबर एटॉमिक मास 23, हाइड्रोजन होता है 1, 23 प्लस 1 24, ऑक्सीजन होता है 16, 24 प्लस 16 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 40। तो अगर मैं यहाँ पे मोल निकालूं तो N इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो N इज इक्वल टू 1, इसका कितना है 1 अपॉन कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा बेटा 1/40। एज इट इज इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये मोल आ गया। अब देखो जरा, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स आपने निकाल रखा है 1/40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा 100 ml, और 100 ml में है, ये ml है, आपको चाहिए किसमें, लीटर में। तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड, 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर। क्लियर ना? 0 से 0 कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, बोलिए ये 0 इससे कैंसिल, तो अपॉन क्या बचेगा 1/4। अरे 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1/4, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 0.25। ये आ गया आपका मोलैरिटी। एनी डाउट? उम्मीद है आपका आंसर भी यही आया होगा। ये मोलैरिटी आई बेटा। अब हमें क्या सॉल्व करना है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी सॉल्व करने के लिए हमारे पास, अब ध्यान समझना, नॉर्मेलिटी हमें कैलकुलेट करना है NaOH। NaOH जब टूटेगा तो कितने हाइड्रोक्साइड आयन देगा बेटा, 1 हाइड्रोक्साइड आयन। इसका मतलब इसकी जो एसिडिटी होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। इसका जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर
और आपको पता है मोलैरिटी आपने निकाली 0.25 इंटू 1, क्योंकि इसकी एसिडिटी कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा आंसर बेटा 0.25 n। दिस इज योर आंसर। मतलब इसमें नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी बोथ आर सेम, दोनों आंसर सेम आएगा। क्लियर ना? चलिए इसको अच्छे से नोट करिए। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है आपका आंसर भी यही आया होगा। क्लियर? और अगर आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि सर मेरा भी आंसर यही आया था, अच्छा लगेगा मुझे बेटा। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं बेटा। चलिए फिर हम बात करते हैं फॉर्मेलिटी की। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 इज concentrate H2SO4 is labeled as 49% by weight and its density 1.5 ग्राम पर ml। हाँ, ग्राम पर ml में है बेटा, ग्राम पर ml। तो कह रहा है कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, दोनों फाइंड आउट करिए। चलिए मेरी बात ध्यान समझिएगा, आप लोग पॉज करके खुद से सॉल्व करिए। मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी फिर से पूछी गई है और फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर नहीं आता है तो फिर से देखिए, मैं बताऊंगा बेटा आपको। अब ध्यान समझिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट W2 से लिखते हैं सॉल्यूट को। वेट ऑफ सॉल्यूट H2SO4 49%, और आपको पता 100 का 49% कितना होगा बेटा 49 ग्राम होगा। एम आई राइट? अच्छा 49 ग्राम ये होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आपको पता है H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है आई थिंक 98 होता है। ठीक, 98 होता है। चलिए बहुत अच्छे। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। तो ध्यान रखना, जो वॉल्यूम हमें लेना है वो किसका लेना है, सॉल्यूशन का। ठीक, और सॉल्यूशन का मास कितना है 49 ग्राम ये है, तो 51 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट होगा ना, यानी टोटल जो होगा वॉल्यूम इधर करोगे तो मास कितना हो जाएगा 100, और डेंसिटी कितनी है 1.5। ये हो गया आपका वॉल्यूम। ठीक, ये वॉल्यूम निकल गया, लेकिन ये जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, ग्राम पर ml में आएगा बेटा। हमें किस में वॉल्यूम चाहिए होता है, लीटर में। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए आपने मोल निकाल रखा है, कहां गया आपका, ये देखिए। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वेरी गुड। वॉल्यूम ये है आपका, किसमें चाहिए, लीटर में। गिवन मास कितना है 49, मोलर मास कितना है 98, इंटू वॉल्यूम 100। क्लियर, 100 अपॉन 1.5, तो 1.5 कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर। अच्छा 1000 से डिवाइड भी तो करोगे, जो वैल्यू आएगी तो 1000 भी कहां जाएगा, ऊपर। और जैसे ही 1000 से आप इसको टोटल सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर सॉल्व करने पे आएगा, आप सॉल्व करके देखिएगा, आपका आंसर आएगा नियर अबाउट 7.5, राउंड फिगर में आएगा। आंसर आएगा 7.49 समथिंग कुछ करके, तो आप इसको करेक्ट करोगे तो 7.5 ये क्या आ जाएगी आपकी मोलैरिटी। क्या आ जाएगी, मोलैरिटी। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहां से स्पेस बना रहा हूं। देखो हमें क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। हमको पता है H2SO4 जब ये टूटेगा तो कितने हाइड्रोजन आयन देगा, 2 हाइड्रोजन आयन SO4 पे डबल माइनस। क्लियर, तो आपको पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। n फैक्टर मतलब नंबर ऑफ एसिड है तो नंबर ऑफ बेसिसिटी। H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होती है 2, मोलैरिटी कितनी निकाल रखी है 7.5 इंटू कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा आंसर 15n आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। एनी डाउट, ये हो गया आपका आंसर। जहां तक मुझे लग रहा है बेटा आपका नॉर्मेलिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
ठीक ना बेटा, नॉर्मेलिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक, क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो, मैं आपको जरूर उस पर आंसर रिप्लाई करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है फॉर्मेलिटी, वो भी देखते हैं फॉर्मेलिटी क्या होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो भी मेरे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है हमारे, जो हमारे स्टूडेंट है क्लास 12 के, उनके व्हाट्सएप पे मैं इसका पीडीएफ भी सेंड करूंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग उसको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे जरूर सेंड करिएगा कि आपको क्या आंसर उसका मिलता है। ठीक, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी को लिखते हैं बेटा कैपिटल एफ से। ठीक, आप कैपिटल एफ भी लिख सकते हो, स्मॉल एफ भी लिख सकते हो। क्लियर, फॉर्मेलिटी आपको समझना है तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेशन अच्छे से बनाए रखिएगा, आपको कुछ कई चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक, इस सॉल्यूशन चैप्टर में लास्ट हेडिंग में पढ़ेंगे, चैप्टर के लास्ट में वांट ऑफ फैक्टर, वो यहाँ आपको मिलेगा, थोड़ा सा एक झलक उसकी देखेंगे क्योंकि हमें फॉर्मेलिटी समझना है, बट चैप्टर के एंड पे हम वांट ऑफ फैक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे। क्लियर, यहाँ के लिए आप थोड़ा सा पेशेंस बनाएगा कि वहां पे आपको केवल एक झलक देखनी है, वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं किसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर, अच्छा, फॉर्मेलिटी को हम रिलेट करेंगे मोलैरिटी से, मेरी बात ध्यान समझना, फॉर्मेलिटी को मोलैरिटी से रिलेट करते हुए चलेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर, मोलैरिटी, अच्छा, फॉर्मेलिटी एफ से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू होता है फॉर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर बेटा, अब यहां देखिए एक चीज आपको डिफरेंट दिखेगी, फॉर मोल्स और मोल्स। ठीक, अब मैं इसको अगर लिखूं तो F इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, एफ एन फॉर मोल्स, एन फॉर मोल, एफ फॉर मोल्स अपॉन वी किसमें चाहिए, लीटर में। ठीक, यहां पे क्या लिखोगे, m इज इक्वल टू एन, सॉल्यूट है तो N2 कर सकते हैं, वहां भी N2 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे सॉल्यूट में कर दे रहा हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर ना बेटा, अच्छा, यहां पे जरा n को अगर हम लिखते तो n इज इक्वल टू हम क्या लिखते, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, लिखते ना, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मेरी बात ध्यान समझना, जब आप यहां Fn को लिखोगे तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट तो होगा, अपॉन मॉलिक्यूलर मास होगा ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, और यहां पे जो मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा वो थ्योरेटिकल होता है या फिर कैलकुलेटेड होता है। मेरी बात ध्यान समझना, ये जो आपने मॉलिक्यूलर मास लिया थ्योरेटिकली लिखो, ये थ्योरेटिकल है, और ये जो मॉलिक्यूलर मास होगा ये ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास होगा, है सॉल्यूट का वो भी, ये भी सॉल्यूट का है, लेकिन ये ऑब्जर्व वाला है और वो थ्योरेटिकल है। बस इसी चीज को समझना है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर, देखिए, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू फॉर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। Fn फॉर मोल्स को अगर हम ओपन करें तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहां पे मोल्स को ओपन किया, मोल्स मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर बेटा, अच्छा, इन दोनों चीजों को हम रखते हैं। ठीक, जैसे हम यहां पे पुट करेंगे, मेरी बात ध्यान समझना, तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W2, ये आ जाएगा, ये कहां आ जाएगा, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास नीचे आ जाएगा बेटा, इनटू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर, वहां पे भी वही चीज कॉन्सेप्ट होगा। ठीक, अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर मैं फॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी कर दूं, फॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, ध्यान रखिएगा नोट्स बनाते समय आप इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्टली आप इसी के नीचे कंटिन्यू करिएगा। फॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी, तो बताइए फॉर्मेलिटी क्या है, फॉर्मेलिटी है
W2 अपॉन ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर? अच्छा, मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी क्या है बेटा? अपॉन में नीचे आ जाएगा W2, ठीक, और ये कहां चला जाएगा? ऊपर, और वॉल्यूम भी तो जाएगा ऊपर, क्योंकि वॉल्यूम नीचे ही रहेगा ना। अगर आप मोलैरिटी लिखते हैं यहाँ पे, तो मोलैरिटी क्या लिखते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिखते हैं? W2 अपॉन मॉलिकुलर मास थ्योरेटिकल इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो बताइए ये दोनों कहां चले जाएंगे? इसके नीचे रखते तो कहां चले जाएंगे? ऊपर। तो आ जाएगा मॉलिकुलर मास थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बताइए वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, वेट ऑफ सॉल्यूट कैंसिल, क्या बच जाएगा? F बाई एम फॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा? थ्योरेटिकल मॉलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास। कोई दिक्कत? ये आ गया आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला अभी भी इनकम्प्लीट है, आप क्या करो? F निकालना है। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मेरी बात ध्यान समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बात कर रहा था, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को डिनोट करते हैं I से। I इज इक्वल टू होता है थ्योरेटिकल मॉलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास। यही चीज मैं बताना चाह रहा था, यहां पे केवल आपको एक झलक दिखाई देगी बस। ये चीज आगे चल के हम चैप्टर के एंड पे पढ़ेंगे अच्छे से, डोंट वरी, बेफिक्र रहिए उसके लिए। I से डिनोट किया जाता है वांट ऑफ फैक्टर को, और ये बताता है थ्योरेटिकल मॉलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास। तो आप बताइए क्या इस प्लेस में मैं I को पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इंटू वांट ऑफ फैक्टर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेलिटी। क्लियर? ये फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछा गया कोई न्यूमेरिकल देखिए कि मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी दोनों बताइए, तो आप मोलैरिटी तो बहुत तेजी से निकालोगे, फास्ट। फॉर्मेलिटी आपको वांट ऑफ फैक्टर निकाल के फटाक से इसको मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपके सामने होगा। क्लियर? अब एक चीज आपके माइंड में ये चल रहा होगा, सर थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व में क्या मतलब है? ये भी क्लियर कर देता है। जहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वांट ऑफ फैक्टर। एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। उधर का मैंने केवल कंपेयर किया, आप ऐसे एज इट इज नोट्स अपना बना लीजिएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। न्यूमेरिकल करके देखते हैं बेटा। न्यूमेरिकल है 4 ग्राम ऑफ बेंजीनोइक एसिड, 4 ग्राम ऑफ बेंजीनोइक एसिड dissolve in benzene to form 500 ml of solution. Calculate molarity and formality. चलिए मेरी बात ध्यान से समझना। कह रहा है बेंजीनोइक एसिड, बेंजीनोइक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है, बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दीजिए तो बेंजीनोइक एसिड, और यहां पे बेंजीन है बेटा। क्लियर? 4 ग्राम ऑफ बेंजीनोइक एसिड, मेरी बात ध्यान से समझना। ठीक, जस्ट 1 मिनट वेट। ओके बेटा, तो देखिए 4 ग्राम ऑफ बेंजीनोइक एसिड डिसॉल्व इन बेंजीन, तो बेंजीन आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, टू फॉर्म 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज आपको बता दूं, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास में फर्क क्या है? थ्योरेटिकल आप ऐसा समझ लो जैसे आपको क्वेश्चन में NaCl दिया गया, तो आप क्या करते हो? फटाक से 23 इसका मास नंबर होता है सर, और क्लोरीन का होता है 35.5, आंसर आपका आ जाएगा 35858.5। ये करते हैं ना हम लोग। ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास है। क्लियर है बेटा? थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास इसी को कहते हैं, आप फटाफट कैलकुलेट कर लेते हो। ऑब्जर्व कैसे निकालते हैं जरा वो समझिएगा। ठीक, उसको समझ के देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो
तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बताइए मोलैरिटी निकालना है तो आपको मोल्स निकालना होगा, वॉल्यूम 500 ml है, इसको लीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 0.5, राइट, 1000 से डिवाइड कर देना है। चलिए ठीक, 0.5 हो गया। मोल निकाल लेते हैं, मोल n इज इक्वल टू गिवन मास 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास C6H5COOH, 12 6 72, ये भी 12 है, 12 7 84, 516 प्लस 6 16 2 32, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 32 इज इक्वल टू 122। तो ये आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया, तो आ जाएगा थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास 122। इसको डिवाइड करोगे तो 0.03 करके कुछ समथिंग होगा, ठीक, हम लिख लेते हैं 0.03, और जब आप मोलैरिटी इसको डिवाइड करोगे 0.5 से तो आ जाएगा 0.06। ये आ गई आपकी बेटा मोलैरिटी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। अब ये मोलैरिटी आई है, हमें क्या निकालना है, फॉर्मेलिटी, हमें फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है, हमने मोलैरिटी निकाल रखा है, ठीक। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास कैसे क्या है। जब बेंजेनोइक एसिड को आप बेंजीन में डिसॉल्व करोगे तो बेंजेनोइक एसिड क्या करता है, डाइमर फॉर्म करता है। आगे चल के हम डाइमर पढ़ेंगे, डाइमर कैसे क्या, बेंजेनोइक एसिड कुछ ऐसा COOH, देखिए C6H5COOH बेंजेनोइक एसिड, एक दूसरा बेंजेनोइक एसिड कैसा होगा, कुछ इस तरह COH डबल बॉन्ड O, क्लियर। ये देखिए ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। एक्चुअल में हुआ क्या, आपने एक्सपेरिमेंटली देखा कि सर हमने 4 ग्राम जब डिसॉल्व किया उसमें, तो 4 ग्राम में एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना होगा, कई होंगे, तो उसमें से क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाते हैं। इनका, इस बेंजेनोइक एसिड का हाइड्रोजन और इस बेंजेनोइक एसिड के ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड बनता है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, तो ये क्या बना लेंगे, डाइमर। अब सोचो आपने एक बेंजेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकाला था 122 था, यहां डाइमर फॉर्म कर लिए हैं, तो बताइए ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 244, राइट, 244। और हमने वांट ऑफ फैक्टर पढ़ा था थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, क्लियर ना, यही पढ़ा था। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्योरेटिकल कितना है 122 अपॉन कितना है 244, 1/2 मतलब 0.5, क्लियर। ये आ गया आपका I, और हमने पढ़ा था फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू I। फॉर्मेलिटी कितनी आई है, सॉरी, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वांट ऑफ फैक्टर। तो मोलैरिटी कितना निकाल रखा आपने 0.06, और I की वैल्यू कितनी है बेटा 0.5। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.03, ये आ गई आपकी फॉर्मेलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको जब भी आई निकालना होगा तो थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड रिलेटेड कंपाउंड यहाँ पे मिलता है वीक एसिड के, तो ये देखिएगा उसमें डाइमर फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे एग्जांपल्स आपको आगे चल के मिलेगा जब चैप्टर के एंड पे पहुंचेंगे। ये मैंने केवल फॉर्मेलिटी क्या है, कैसे निकालते हैं, वो चीज समझाने की कोशिश की बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम मोलैरिटी से कंपेयर करके, रिलेशन करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन फॉर्मूले को याद रखना, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वांट ऑफ फैक्टर, क्लियर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक, सॉल्यूशन चैप्टर का सॉल्युबिलिटी, सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, क्लियर। उसके बाद राउल्स लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम हेनरी लॉ पूरी तरह से अच्छे से कवर करेंगे। उसके जो भी न्यूमेरिकल्स आपके एक्सरसाइज में होंगे वो सारे न्यूमेरिकल्स कवर अप करेंगे, क्लियर। प्रॉमिस आपसे नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही नेक्स्ट टाइम आपको मिलेगा। थैंक यू बेटा।